शो द डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सुकून देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले कल्पना कीजिए कि एक बेहद खूबसूरत पीढ़ियों पुराना मिट्टी का प्याला है। जो शायद घर की सबसे कीमती चीजों में से एक हो। बिल्कुल। और अचानक वो हाथ से छूटता है और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तो उस पल क्या महसूस होता है? एक गहरा झटका ही लगेगा और शायद दिमाग में यही ख्याल आए कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसे सीधे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। हाँ, हम सब यही करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इसी टूटे हुए प्याले को फेंकने के बजाय इसकी दरारों को असली सोने से भर दिया जाए तो क्या होगा? असली सोने से? हाँ ये तो बहुत अनोखा तरीका है ना? जापान में ठीक ऐसा ही किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने के बाद उस प्याले की कीमत पहले से 100 गुना ज्यादा हो जाती है। हमारी आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो इसी रहस्य को समझना है। हाँ, और ये रहस्य आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो जापानी दर्शन वाबी साबी के इर्द गिर्द घूमती है। आज के दौर में इंसान परफेक्ट दिखने, परफेक्ट जीवन जीने और बेतहाशा दौड़ने के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ है। सच में हर कोई एक परफेक्शन की रेस में भाग रहा है। हाँ, और हम इसी थका देने वाली रेस से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। वाबी साबी के ये नोट्स एक बहुत ही अनोखा और गहरा समाधान पेश करते हैं। तो इस पूरे विचार को हम कैसे समझे? अगर हम इसे इसके सांस्कृतिक संदर्भ में देखें ना, तो वाबी साबी कोई नया लाइफस्टाइल ट्रेंड या सोशल मीडिया का हैशटैग नहीं है। यह असल में वास्तविकता को देखने का एक पूरा नजरिया है। मतलब एक ऐसा लेंस जिससे जापानी संस्कृति जीवन को सदियों से देखती आ रही है। बिल्कुल। आधुनिक दुनिया में जहां हर चीज को पॉलिश करके, फिल्टर लगाकर एकदम बेदाग दिखाया जाता है, वहां वाबी साबी परफेक्शन की जगह असलियत को, यानी ऑथेंटिसिटी को सबसे ऊपर रखता है। ये तो हमारी रोजमर्रा की कंडीशनिंग के बिल्कुल उलट बात हो गई। हाँ, ये दर्शन हमें यही सिखाता है कि जो चीजें अपूर्ण हैं, जो इम्परफेक्ट हैं या जिन पर समय के निशान पड़ चुके हैं, उनमें शांति और सुंदरता कैसे खोजी जा सकती है। ये नजरिया अपने आप में बहुत क्रांतिकारी लगता है। अगर हम प्रकृति का ही उदाहरण लें, जो स्रोत सामग्री में भी दिया गया है, प्रकृति में कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं होती। सही कहा। आप जंगल में किसी पुराने पेड़ को देखिए, उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उसकी छाल पर गहरी दरारें होती हैं। हाँ, और हम उस पेड़ को देखकर ये नहीं कहते कि ये पेड़ खराब है या इसे एकदम सीधा होना चाहिए था। हमें वो पेड़ खूबसूरत लगता है क्योंकि वो असली है। लेकिन विडंबना देखिए, वही इंसान जब अपनी नई खरीदी हुई शीशे की मेज या अपने नए स्मार्टफोन पर एक हल्की सी खरोच देखता है, अरे बाप रे, तब तो गहरी बेचैनी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है एकदम। बिल्कुल। ये विरोधाभास इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान ने सुंदरता की एक बहुत ही कृत्रिम और मशीनी परिभाषा गढ़ ली है। हमने मान लिया है कि जो नया है, चमकदार है और बेदाग है, सिर्फ वही सुंदर है। और यहीं पर किंसुगी की कला का सिद्धांत एक बहुत बड़ा सबक देता है। जैसा कि हमने शुरुआत में उस सोने से भरे जाने वाले प्याले का जिक्र किया था। हाँ, किंसुगी वाबी साबी का ही एक भौतिक रूप है। जब कोई बर्तन टूटता है तो वे लोग उसे किसी पारदर्शी गोंद से नहीं चिपकाते ताकि दरार छिप जाए। वे जानबूझकर उन टुकड़ों को सोने या बोल्ट से जोड़ते हैं। मतलब वे उस टूटने की घटना को, उस डैमेज को छिपाने के बजाय उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसे हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही है। उनके नजरिए से वो बर्तन अब खराब नहीं हुआ है, बल्कि उसने अब एक अनुभव हासिल कर लिया है। वो दरार अब उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसकी कहानी का हिस्सा है। क्या बात है, ये बहुत ही गहरा विचार है। और चूंकि हर टूटे हुए बर्तन की दरारें अलग-अलग होती हैं, इसलिए वो बर्तन दुनिया में अपने आप में इकलौता और अनूठा बन जाता है। यही कारण है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है। हाँ। लेकिन अगर हम इस किंसुगी की कला को इंसान की असल जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें, तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन नजर आती है। अच्छा, वो क्या? आज के समय में हर इंसान इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी पर एक वर्चुअल फिल्टर लगाकर घूम रहा है। हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और अपनी दरारों को एडिट करके हटा देना चाहते हैं।
ये तो आज के समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। समाज ने हमें यही सिखाया है कि अगर दुनिया को हमारी दरारें दिख गईं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। तो क्या अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने रखना एक इंसान को बहुत ज्यादा असुरक्षित नहीं बना देगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है और ये हम सभी के अंदर गहराई तक बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है? कैसे? मनोविज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे प्रैटफॉल इफेक्ट कहा जाता है। ये प्रभाव बताता है कि जब कोई बेहद परफेक्ट दिखने वाला इंसान कोई छोटी मोटी गलती कर देता है या अपनी कोई कमजोरी दिखाता है, तो क्या होता है? लोग उसका मजाक उड़ाते हैं? नहीं, लोग असल में उसे पहले से कहीं ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ऐसा क्यों होता है कि गलती करने पर इंसान ज्यादा पसंद किया जाने लगे? क्योंकि परफेक्शन एक बहुत ही ठंडा और दूर करने वाला गुण है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट बर्ताव करता है, जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नजर नहीं आती, तो हम अनजाने में ही उससे एक दूरी महसूस करते हैं। शायद हमारा अपना अहंकार खतरे में आ जाता है। हमें लगने लगता है कि हम इसके जितने अच्छे नहीं हैं। एकदम सही। एक फेक या बनावटी इमेज बनाए रखने में इंसान की बहुत सारी दिमागी ऊर्जा खर्च होती है और सामने वाला उस तनाव को महसूस कर लेता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी दरार दिखाता है, तो वो सामने वाले इंसान को भी अपने इंसान होने का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, असली जुड़ाव हमेशा साझा की गई कमजोरियों और असुरक्षाओं से ही पनपता है। परफेक्शन सिर्फ इम्प्रेस करने के काम आता है, जबकि इम्परफेक्शन असल में दिलों को जोड़ता है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब जिसे हम अपना सबसे बड़ा डर मानते हैं, असल में वही कमियां हमारे सबसे गहरे रिश्तों की नींव रखती हैं। हाँ, जो लोग जीवन में असल मायने रखते हैं, वे हजार कमियों के बावजूद साथ खड़े रहते हैं। और जिन्हें सिर्फ एक परफेक्ट इमेज से प्यार था, उनका जाना ही बेहतर है। अब अगर हम इस परफेक्ट दिखने के मुखौटे को उतार दें, तो हम एक और बड़ी समस्या की तरफ बढ़ते हैं। आप किस समस्या की बात कर रही हैं? ये परफेक्शन की बीमारी सिर्फ हमारे चेहरे तक सीमित नहीं है। जो सिक्योरिटी या परफेक्ट लाइफ का भ्रम हम दिमाग में बनाते हैं, उसे सच साबित करने के लिए हम अपने आसपास चीजों का एक भारी भरकम पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल, भौतिक चीजों की भीड़। स्रोत सामग्री इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट बात कहती है कि कम होना किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता है। ये वाबी साबी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, सादगी में स्पष्टता खोजना। आज के समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर होता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी इंसान के घर में 50 चीजें रखी हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में असल में केवल 5 ही चीजें उसे कोई वैल्यू दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाकी की 45 चीजें क्या हैं? वो 45 चीजें सिर्फ क्लटर हैं। एक तरह की भीड़ या कबाड़ जो बस जगह घेर रही हैं। और ये क्लटर सिर्फ भौतिक जगह नहीं घेरता, ये मानसिक जगह भी घेरता है। मानसिक जगह? इसका क्या मतलब हुआ? मनोविज्ञान मानता है कि हमारे बाहरी माहौल का सीधा असर हमारी अंदरूनी स्थिति पर पड़ता है। हमारा दिमाग अपने आसपास के वातावरण को लगातार स्कैन करता रहता है। अच्छा, तो अगर कमरा अस्त व्यस्त है तो दिमाग को भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, दिमाग को अनजाने में उन सभी फालतू चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है जिससे मानसिक थकावट होती है। इसलिए सिंप्लिसिटी का अर्थ सिर्फ घर से सामान बाहर निकालना नहीं है, बल्कि उस मानसिक शोर को कम करना है। वाह! जब हम गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं, तो जो चीजें असल में मायने रखती हैं, वे अपने आप सामने आ जाती हैं। मानसिक शोर वाली ये बात मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। हाँ, और इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वो टीवी वाला उदाहरण ना, जब हम बचपन में टीवी देखते थे तो हमारे पास सिर्फ DD1 और DD2 हुआ करते थे। कोई कंफ्यूजन नहीं था, जो आ रहा है वही देखना। बिल्कुल। और आज का हाल देखिए। आज जब हम नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार खोलते हैं तो इतने सारे विकल्प होते हैं कि आधा घंटा तो सिर्फ ये तय करने में निकल जाता है कि आखिर देखें क्या। कई बार तो बिना कुछ देखे ही टीवी बंद कर देते हैं। ये हम सबके साथ होता है। पेशा से ये माना जाता रहा है कि जीवन में अधिक विकल्प होना आजादी की निशानी है। तो फिर आज नेटफ्लिक्स पर हजारों विकल्प होने से इतनी घुटन क्यों महसूस हो रही है? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। अधिक विकल्प होना कागजों पर आजादी लग सकता है, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन फटीग कहा जाता है। डिसीजन फटीग? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग के पास फैसले लेने के लिए एक कॉग्निटिव बैटरी होती है। जब हम नेटफ्लिक्स पर 100 फिल्मों को स्क्रॉल करते हैं, तो हमारा दिमाग हर एक फिल्म के पोस्टर, कहानी का मूल्यांकन करता है। अच्छा,
तो हर बार जब हम किसी फिल्म को ना कहते हैं तो हमारी बैटरी खर्च हो रही होती है। बिल्कुल। जब तक हम 50वीं फिल्म तक पहुंचते हैं, हमारी दिमागी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। मतलब विकल्प चुनते चुनते ही हमारा दिमाग थककर हार मान लेता है। हाँ, अनगिनत विकल्प होने पर इंसान आज़ादी महसूस करने के बजाय लकवाग्रस्त महसूस करता है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं उसने गलत विकल्प तो नहीं चुन लिया। तो सिंप्लिसिटी या कम विकल्प होने से असल में फैसले आसान हो जाते हैं। सही कहा। जब चीजें कम होती हैं तो हमारी दिमागी बैटरी बचती है, जिसका इस्तेमाल हम जीवन के अधिक रचनात्मक कामों में कर सकते हैं। इसलिए कम विकल्प होना दिमाग को आजाद करना है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि क्यों कम असल में ज्यादा है। और जब हमें ज्यादा पाने की चाहत को कम करते हैं तो हमें एक और खतरनाक चीज का एहसास होता है। क्या एहसास होता है? हमें एहसास होता है कि हम असल में कितनी तेज दौड़ रहे थे। हमारा अगला पहलू इसी रफ्तार के भ्रम के बारे में है। आज की दुनिया में स्पीड को ही सफलता मान लिया गया है। हाँ, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, हर चीज 10 मिनट में दरवाजे पर चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई वेब पेज 3 सेकंड में नहीं खुलता तो हम झल्लाहट से भर जाते हैं। और ये फास्ट लाइफ हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक धीमा जहर साबित हो रही है। जब हम लगातार भाग रहे होते हैं तो हम जिंदगी की सिर्फ सतह पर जी रहे होते हैं। तो गहराई को समझने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान का स्लो होना बहुत जरूरी है। जब इंसान स्लो होता है तभी वो अपने आसपास के प्रति असल मायनों में जागरूक हो पाता है। स्रोत सामग्री में इस सतह पर जीने के लिए मल्टीटास्किंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आजकल ज्यादातर लोग फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए चाय पीते हैं। हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। इस प्रक्रिया में इंसान चाय का स्वाद नहीं ले रहा है, वो बस चाय के कप को खत्म कर रहा है। लेकिन अगर फोन को किनारे रखकर पूरी तरह से मौजूद रहकर चाय पी जाए तो इंसान उस चाय की पत्तियों के स्वाद को, उस कप की गर्माहट को गहराई से महसूस कर पाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। ये बात सही है कि किसी स्वादिष्ट डिश को बिना चबाए सीधा निगल लिया जाए तो डिश बर्बाद हो जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब पूरी दुनिया ज़ेप्टो की स्पीड पर भाग रही है, कॉर्पोरेट दुनिया में रोज नए टारगेट्स आ रहे हैं, तो क्या स्लो होने का मतलब इस रेस में पीछे छूट जाना नहीं है? क्या ये आलस्य को बढ़ावा देना नहीं है? ये आज के समाज का सबसे बड़ा डर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। स्लो लिविंग का मतलब काम बंद करना, पीछे हटना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना कतई नहीं है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग, यानी जानबूझकर, सोच समझकर और पूरे ध्यान से जीना। न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब इंसान लगातार हड़बड़ी में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहता है। मतलब वो लगातार लड़ो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। बिल्कुल। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है, जो कि लंबे समय में इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता है, उसे बर्नआउट की तरफ ले जाता है। सही का। इस लड़ो या भागो की स्थिति में दिमाग कभी भी रचनात्मक विचार नहीं पैदा कर सकता। शांत स्थिति में ही नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट होता है। और उसी गहरी शांति की स्थिति में असल क्रिएटिविटी और बेहतर फैसले जन्म लेते हैं। स्रोत सामग्री में इस नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए रोजाना 10 मिनट का पॉज लेने की पुरजोर सिफारिश की गई है। हाँ, और ये कोई साधारण पॉज नहीं है। बिना फोन, बिना किताब, बिना किसी काम के सिर्फ 10 मिनट दीवार को देखना या शांत बैठना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, आज के इंसान के लिए ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहने के इतने आदी हो चुके हैं। इसी पॉज को अर्थपूर्ण बनाने के लिए स्रोत में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी कृतज्ञता के अभ्यास का जिक्र किया गया है। मैजिक बुक सीरीज में जो बताया गया है। हाँ, जब हमारा दिमाग शांत बैठता है तो वो अक्सर चिंताओं की तरफ भागता है, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास दिमाग को ये निर्देश देता है कि वो उन चीजों को स्कैन करे जो जीवन में मौजूद हैं और सही हैं, बजाय उन चीजों के जो कम है। ये इंसान के पूरे मानसिक सिस्टम को रीसेट कर देता है। एकदम सही। ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। लेकिन अगर हम इस बात की जड़ में जाएं कि ये रफ्तार और ये हड़बड़ी पैदा कहाँ से होती है, तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ इशारा करती है। इंसान की कंट्रोल करने की आदत। बिल्कुल। ये सब इसलिए है क्योंकि इंसान भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। हम चाहते हैं कि जो पल अच्छे हैं
वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए और जो बदलाव हमें पसंद नहीं है वे कभी ना आए। और यहीं पर हम प्रकृति के सबसे बुनियादी नियम से टकरा जाते हैं। वाबी साबी का तीसरा और अंतिम स्तंभ है अस्थायित्व, यानी इम्पर्मनेंस को स्वीकार करना। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इंसान अच्छे पलों को मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है और जब बुरा वक्त आता है तो उस बदलाव का विरोध करता है। दर्शन शास्त्र ये मानता है कि बदलाव अपने आप में कभी समस्या नहीं होता। उस बदलाव का जो विरोध हम करते हैं असल में वही सारे दर्द का कारण होता है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत सामग्री में उस प्राचीन विचार का बहुत गहराई से उल्लेख किया गया है, ये भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। हाँ, चाहे वक्त बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में ये सोचना इंसान को एक जबरदस्त स्थिरता देता है। जब इंसान ये मान लेता है कि अच्छे पल हमेशा नहीं रहेंगे तो उन्हें ज्यादा गहराई से जीता है। ये अस्थायित्व का विचार ही हमें चीजों की कद्र करना सिखाता है। सूर्यास्त हमें इसलिए इतना खूबसूरत लगता है कि वो मुश्किल से आधे घंटे का होता है। सही कहा। अगर आसमान हमेशा सूर्यास्त के रंगों जैसा ही रहे तो हम कुछ ही दिनों में उसे देखना ही बंद कर देंगे। प्रकृति इस बदलाव को स्वीकार करने की सबसे बड़ी गुरु है। वो कैसे? पतझड़ में जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो पेड़ की मौत नहीं होती, वो असल में नई कोपलों की तैयारी होती है। नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं है, वो उन्हें कंट्रोल नहीं करती। बल्कि वो अपना रास्ता बनाकर उनके किनारों से बह निकलती है, वो फ्लो करती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान प्रकृति के इस फ्लो के साथ चलना सीख लेता है वो मानसिक रूप से शांत रहता है। लेकिन नियंत्रण छोड़ने की इस बात पर एक शंका उठती है। कैसी शंका? चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना, क्या ये ऐसा नहीं है जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ही अचानक छोड़ दे? क्या ये इंसान को पूरी तरह से असहाय नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही आम सवाल है। या शायद अगर मैं खुद ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूं तो बात स्टीयरिंग छोड़ने की नहीं है। बात यह है कि हम ये मान रहे हैं कि सड़क के गड्ढों पर या ट्रैफिक पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सरेंडर या समर्पण का मतलब हार मानना या असहाय होकर बैठ जाना कतई नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंट्रोल के भ्रम को तोड़ना। असल में ये मानना कि हम जीवन की हर घटना को कंट्रोल कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन अप्रत्याशित है तो वो एक पेड़ की लचीली डाली की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है, जो तेज हवा में मुड़ तो जाती है लेकिन टूटती नहीं। बिल्कुल। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही कारगर और जादुई सवाल बताया गया है। जब भी तनाव हो, खुद से पूछें, क्या मैं इस पल को ठीक वैसा ही स्वीकार कर सकता हूं जैसा ये अभी है? ये सवाल तो तुरंत एक रिलीफ देता है। जब हम अंदर से हाँ बोलते हैं तो हम उस परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और हमारे अंदर तुरंत एक गहरी शांति उतर आती है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के तमाम अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ें तो वाबी साबी का ये दर्शन हमें एक साफ संदेश देता है कि इस जीवन को हर वक्त फिक्स करने या परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस जीवन को सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। अगर हम चीजों को कम करेंगे तो हमें स्पष्टता मिलेगी। अगर हम रफ्तार को धीमा करेंगे तो हमें गहराई मिलेगी। जो चीजें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, जो टेम्पररी हैं, असल सुंदरता उन्हीं के अंदर छिपी है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी कमजोरियों और अपनी दरारों से छिपना या लड़ना बंद कर देना चाहिए। वे दरारें हमें बदसूरत नहीं बनाती, बल्कि वो हमें ऑथेंटिक बनाती हैं। बिल्कुल। इस अंधी दौड़ में थोड़ा रुककर प्रकृति की तरफ देखना और अपनी कमियों को पूरी तरह गले लगाना ही शायद सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ने का समय है। बिल्कुल, बताइए। हमने चर्चा की शुरुआत में किंसुगी की बात की थी, जहां एक टूटे हुए बर्तन की दरारों को असली सोने से भरा जाता है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी जिंदगी की वो कौन सी ऐसी कमी है, वो कौन सी गहरी दरार है जिसे हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या हो अगर वही कमी असल में हमारी सबसे बड़ी खासियत हो? क्या हो अगर वही हमारा अपना किंसुगी का सोना हो, जिसे बस हमने अभी तक सही नजरिए से देखना नहीं सीखा है? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। इस सवाल को अपने साथ रखिएगा। तो अगली बार जब अपनी किसी खरोंच को दुनिया से छिपाने का मन करे तो जंगल के उस टेढ़े मेढ़े और खूबसूरत पेड़ को याद करना शायद एक बेहतर विकल्प हो। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।